हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक वन पार्ट वन। तो इसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। In 14th and 15th century, many Western European countries got indulged in geographical discoveries. These geographical discoveries does not mean discovery of continent or island. It simply means discovery of trade routes. ठीक है, पहला है हमारा पुर्तगीज। तो हम पुर्तगीज का देखते हैं। फर्स्ट है हमारा पोर्चुगीज। In 1498, Vasco da Gama reached Calicut. After Calicut, he established his base in Cochin. In Cochin and Goa, to reach Calicut, Jomrin Samundri was the ruler. ठीक है। In 1948, sorry, 1498, Vasco da Gama reached Calicut. Reached Calicut. After Calicut, he established. After Calicut, he established his base is Cochin and Goa. His base in Cochin and Goa. Who reached Calicut? Jamorin. Who reached Calicut? जैमोरिन, जिसे समुद्री भी कहा जाता है। ठीक है, समुद्री वाज द रूलर। समुद्री समुद्री वहां का रूलर था, कैलिकट का। रूलर इन 1500, पेड्रो डी कैब्रल, जिसको पेड्रो अल्वराज भी कहा जाता है, स्टैब्लिश फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर एट कैलिकट। उसने फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर कहाँ बनाया? कैलिकट में। इन 1501 में वास्को डिगामा सेट अप फैक्ट्री कन्नौर, केरला में। इन 1501 वास्को डिगामा सेट अप अनदर फैक्ट्री एट कोचिन, केरला में ये भी। इन 1505 फ्रांसिस्को डी अल्मेडा wrote a blue water policy, and with this policy he wanted to make Portuguese the master of Indian Ocean. In 1510, Alfonso de Albuquerque acquired Goa from Sultan of Bijapur. ठीक है, he is known as the real founder of Goa. अल्फांसो दी अल्बुकर्क को रियल फाउंडर ऑफ गोवा कहा जाता है, क्योंकि उसने सुल्तान ऑफ बीजापुर से क्या कर लिया था? एनेक्स कर लिया था गोवा को। In 1534, a treaty Basin was signed between Portuguese and Sultan of बहादुर के बीच में of Gujarat. By this treaty, Portuguese gained control over four places: Basin, Daman and Diu, and Salsette. This place had part which were very important Portuguese for trade. In 1616, Portuguese king gave Bombay as a gift to his son-in-law Prince Charles II of England. ठीक है, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये साथ साथ नोट करते जाइए। मैं जरूर चीजें लिखूंगी, सब नहीं लिखूंगी, लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने जितने बताए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें नोट कर लीजिएगा।
डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज, अब हम देख लेते हैं पुर्तगीज का डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज, पुर्तगीज के डिक्लाइन होने का क्या रीजन था? मेजर रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज वर डायलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उनके डिक्लाइन होने का मेजर रीजन था डायलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब वीक एडमिनिस्ट्रेशन। दे वर कन्वर्टिंग पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी, उन्होंने क्या किया, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। विच एजिटेटेड द पीपल, जिससे पीपल बहुत ज्यादा एजिटेट हो गए। नियर टू पुर्तगीज देयर वाज Brazil and trade rule to Brazil were discovered, so Portuguese were vulnerable with Brazil compared to India because their language and culture was similar. पुर्तगीज के सिमिलर ही क्या था, ब्राजील था। ब्राजील का ट्रेड रूल क्या था, डिस्कवर किया पुर्तगीज ने। और वहां का क्या, वो क्या था, ब्राजील ब्राजील इंडिया के कंपैरिजन में ब्राजील की जो लैंग्वेज और वहां के जो पीपल थे ना, वो सिमिलर थे पुर्तगीज के। तो उन्होंने सोचा कि हम ब्राजील चले जाते हैं। इन इंडियन टेरिटरी मराठास वर राइजिंग इन पावर, बाजीराव, इंडियन टेरिटरी में मराठा राइजिंग पावर थे उस टाइम पर। पावर किसके पास थी, बाजीराव वन ऑफ मराठा कैप्चर सैलसिट एंड बेसिन। बाजीराव वन ने क्या कैप्चर कर दिया, सैलसिट और बेसिन को कैप्चर कर लिया था, जो गोवा की टेरिटरी थी, फ्रॉम पुर्तगीज। सो दे लॉस्ट देयर ट्रेडिंग पोर्ट इन इंडिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपना ट्रेडिंग पोर्ट जो था, बंदरगाह था, उसको लॉस्ट, उन्होंने खो दिया था। पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी करप्ट, पुर्तगीज की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, वो काफी ज्यादा करप्ट थी। एंड वर इन्वॉल्व इन डिसऑनेस्ट सी ट्रेड। द लॉस ऑफ पुर्तगीज वाज ए बिग गेन फॉर ब्रिटिश। लॉस जो पुर्तगीज का लॉस था, वो ही बिग गेन बना ब्रिटिश के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ पुर्तगीज देख रहे हैं कैसा रहा, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ पुर्तगीज, इम्पोर्टेंट मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था इसका, पुर्तगीज ब्रॉड ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री, ठीक है। फुट सोल्जर बहुत ज्यादा अच्छे थे उनके। दिस ड्रिलिंग ग्रुप वाज अडॉप्टेड बाय मराठास एंड सिख, इसी ड्रिलिंग ग्रुप को किसने अडॉप्ट किया, मराठास और सिख ने। इंडिया गॉट लार्ज नंबर ऑफ टेक्निकल एडवांस फ्रॉम पुर्तगीज, इंडिया ने क्या किया, इंडिया को बहुत ही अच्छा टेक्निकल एडवांस मिला पुर्तगीज से, ठीक है, बहुत लार्ज नंबर में। द चर्च स्टैब्लिश बाय पुर्तगीज इन गोवा, चर्च भी स्टैब्लिश कराए गोवा में पुर्तगीज ने। एक ग्रेट वैल्यू टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ गोवा स्टिल, जो कि आज ग्रेट वैल्यू है जिसकी, कहाँ पर, गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये था हमारा पुर्तगीज। नेक्स्ट है सेकंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये हमारा सेकंड है। सेकंड हमारे आए पुर्तगीज फर्स्ट, पुर्तगीज सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश बाय कैपिटलिस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किसने एस्टैब्लिश की, जो कैपिटलिस्ट थे ना वहां के इंग्लैंड के, उन्होंने। इट वाज अ प्राइवेट कंपनी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी। एंड अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी भी थी। लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन दिस कंपनी वाज क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जो इसके लार्जेस्ट इन्वेस्टर थे वो वहां की क्वीन थी इंग्लैंड की। सो इट इज कॉल्ड एज द क्वीन कंपनी, तो इसको क्या कहा जाता था, क्वीन कंपनी भी कहा जाता था। इन ईयर 1600 कंपनी गॉट चार्टर, 1600 ही में ही इसको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का
एस्टैब्लिशमेंट भी माना जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई, 1600 में ही, ठीक है। और वो कंपनी ने एक चार्टर भी लागू किया। चार्टर मतलब क्या? चार्टर एज पर द चार्टर ईआईसी will be the only company to trade with ईस्ट इंक्लूडिंग इंडिया। इस चार्टर के मुताबिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही ट्रेड करेगी इन ईस्ट के साथ, यानी इंडिया के साथ, जैसे जिसमें इंडिया भी था, चाइना था, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ईस्ट इंडिया कंपनी कुड एस्टैब्लिश ए मोनोपोली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके जरिए मोनोपोली क्रिएट की, एस्टैब्लिश की इन द मार्केट एज दे वॉन्ट हैव एनी कंपटीटर फ्रॉम ब्रिटेन, और उसके जिसकी वजह से इनके पास कोई भी कंपटीटर नहीं था इनका। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश इन 1600, जैसे कि मैंने अभी बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश इन 600। ईआईसी वाज एस्टैब्लिश इन 1600, ठीक है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई। इन इंग्लैंड एट द टाइम अकबर वाज रूलिंग इन इंडिया, उस टाइम पर इंग्लैंड में इंग्लैंड से थी ये, तो उस टाइम पर कौन था रूलिंग कर रहा था इंडिया को? अकबर। इन इंग्लैंड एट द टाइम एट दैट टाइम अकबर वाज रूलिंग इंडिया। अकबर वाज रूलिंग इंडिया, ठीक है। अकबर इंडिया को रूल कर रहा था उस टाइम पर। अकबर डाइड इन 1605, ईआईसी कम टू इंडिया इन 1608। उसके बाद में क्या हुआ? 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी। उसके बाद में 1608 में फर्दर जहांगीर के कोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कुछ लोग एम्बेसडर वगैरह आए, ठीक है, जिस टाइम पर जहांगीर रूल कर रहा था 1608 में, ठीक है। ईआईसी वांटेड ट्रेडिंग परमिशन, ईआईसी को क्या चाहिए था? ट्रेडिंग परमिशन चाहिए थी फ्रॉम मुगल एम्पायर जहांगीर के, जहांगीर मुगल एम्पायर जो जहांगीर था वहां, तो जहांगीर कोर्ट। द नेम ऑफ सर्वेंट वाज हॉकिंस, ही प्लीडेड बिफोर जहांगीर। जो सर्वेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का आया था इंग्लैंड से, उसका नाम था हॉकिंस, और वो जहांगीर के कोर्ट में आया था फॉर ट्रेडिंग राइट, और किसके किसके लिए आया था? ट्रेडिंग परमिशन या ट्रेडिंग राइट के लिए। बट इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग राइट, लेकिन ट्रेडिंग राइट की जगह पर जहांगीर कोर्ट द अम्बेसडर वर थॉमस, जहांगीर गेव हॉकिंस द टाइटल ऑफ खान। जहांगीर ने ट्रेडिंग राइट तो नहीं दिया, उसको एक टाइटल दिया, क्या? खान। खान। सो हॉकिंस वाज कॉल्ड एज इंग्लिश खान। हॉकिंस जो था उसको क्या कहा जाता है? जनरल खान भी कहा जाता है। ईआईसी वाज इन अ वल्नरेबल कंडीशन, दे अप्रोच द किंग ऑफ इंग्लैंड जेम्स। ईआईसी बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में थी, इसलिए उन्होंने किंग जेम्स के इंग्लैंड में गए फॉर द हेल्प ऑफ डेलिब्रेशन विद द काउंसिल। द किंग डिसाइडेड टू सेंड अ एम्बेसडर, तो किंग ने क्या डिसाइड किया कि वो अपना एक एम्बेसडर सेंड करेगा टू जहांगीर कोर्ट। जहांगीर के कोर्ट में द एम्बेसडर वाज थॉमस रियो, उस एम्बेसडर का नाम था थॉमस रियो। थॉमस रियो लिखिएगा हॉकिंस का भी, कि खान किसको कहा जाता है? इंग्लिश खान। हॉकिंस को कहा जाता है। और थॉमस रियो एक एम्बेसडर थे जिसको परमिशन मिली थी, लेकिन हॉकिंस को नहीं मिली थी। ये चीजें अलग से स्टार बनाकर नोट कर लिएगा। ही कम अप विद लार्ज गिफ्ट, वो किसके साथ आया? बहुत बड़े बड़े गिफ्ट, मनी एंड ज्वेलरी के साथ आया। इन 1613 एक फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश एट सूरत, इट वाज फर्स्ट अनऑफिशियल फैक्ट्री। 1613 में एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश हो चुकी थी सूरत के अंदर, लेकिन ये एक अनऑफिशियल फैक्ट्री थी। जहांगीर गॉट कन्वर्टेड विद थॉमस रियो, ही गेव ट्रेडिंग परमिशन। जहांगीर ने क्या किया? थॉमस रियो को ट्रेडिंग परमिशन दी टू ईआईसी, सो ईआईसी एस्टैब्लिश एन ऑफिशियल फैक्ट्री इन मछलीपट्टनम। तो उसके बाद में क्या करा? ईआईसी ने अपनी ऑफिशियल फैक्ट्री मछलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां पर इस्टेब्लिश की 1616 में, ठीक है। ईआईसी चूज बंगाल एज अ प्राइम लोकेशन फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। ईआईसी ने क्या किया? अपना जो बंगाल को चुना, क्या
प्राइम लोकेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट के लिए बंगाल वाज बेस्ट सूटेड लोकेशन फॉर एशियाटिक ट्रेड। बंगाल क्या था, बेस्ट सूटेड लोकेशन था एशियाटिक ट्रेड के लिए। एंड इंटरकंटिनेंटल ट्रेड इन ऑफर्ड बेटर कनेक्टिविटी, और इंटरकनेक्टेड और इंटर ट्रेड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी टू एनी अदर इंडियन स्टेट, किसी भी और इंडियन स्टेट के मुकाबले पर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बे ऑफ बंगाल, किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ बे ऑफ बंगाल की वजह से, एंड वेरियस रिवर, और बहुत सारी नदियों की वजह से। बंगाल हैड लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज, बंगाल के पास बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज थी। द लैंड ऑफ बंगाल वाज वेरी फर्टाइल, बंगाल वाज ए प्रोस्पेरस स्टेट, बंगाल का जो लैंड था वो बहुत ज्यादा उपजाऊ था, और वो एक प्रोस्पेरस स्टेट भी था। बंगाल हैंडीक्राफ्ट वाज वेरी फेमस, बंगाल का जो हैंडीक्राफ्ट है, हाथों से बनी हुई चीजें, वो बहुत ज्यादा फेमस थी। विच अट्रैक्टेड द इंग्लिश पॉपुलेशन, जिसने इंग्लिश पॉपुलेशन को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। बंगाल ऑल्सो हैड अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल क्रॉप, बंगाल के पास क्या था, अवेलेबिलिटी थी कमर्शियल क्रॉप की, जैसे कि टी, जूट, इंडिगो, कॉफी और ओपियम। ओपियम, इन सबको भी प्लीज नोट करते जाइए, जो जो मैं बता रही हूँ मैं सब चीज नहीं लिखवा रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो सब लिख लीजिए, ठीक है। बंगाल हैड लार्ज नंबर ऑफ रेसिडेंशियल सेटलमेंट, बंगाल के पास लार्ज नंबर ऑफ रेसिडेंशियल सेटलमेंट था। बंगाल हैज लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडिंग डिपोट, और बंगाल के पास लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडिंग डिपोट भी था। ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, देयर वर सर्टेन ऑटोनोमस स्टेट, जो वहां पर कुछ सर्टेन ऑटोनोमस स्टेट भी थे, जैसे कि बंगाल, मैसूर, पंजाब, मराठा एंड निजाम। दीज स्टेट वर कोल्ड एज ऑटोनोमस स्टेट, इन स्टेट को कहा जाता है ऑटोनोमस स्टेट। मैं फिर से बता देती हूँ, बंगाल, मैसूर, पंजाब, मराठा एंड निजाम को ऑटोनोमस स्टेट कहा जाता है, नॉट इंडिपेंडेंट स्टेट। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, बिकॉज मुगल एक्सरसाइज टू टाइप ऑफ सोवरेनिटी ओवर द, मुगल क्या था, टू टाइप ऑफ सोवरेनिटी वहां पर रखते थे। पहली पॉलिटिकल मिलिट्री सोवरेनिटी, दूसरी रिचुअल सोवरेनिटी, ठीक है। पॉलिटिकल का मतलब है पॉलिटिकल मिलिट्री सोवरेनिटी गॉट ओवर आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल, ठीक है, मुगल रूलर औरंगजेब, बट द रिचुअल सोवरेनिटी कंटिन्यू, फरमान ऑफ 1717, ठीक है। उसके बाद एक आया फरमान ऑफ 1717, फरमान ऑफ 1717, ठीक है। द फरमान ऑफ 77 वाज ग्रांटेड बाय फारूक शियार, जो फरमान था वो किसके द्वारा गारंटेड किया गया, फारूक शियार के द्वारा, टू ईआईसी, ईआईसी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को। इट वाज फ्री ट्रेडिंग पास, ये एक फ्री ट्रेडिंग पास था। इट सिंपली सेज दैट इफ ईआईसी इज ट्रेडिंग विद बंगाल दे डू नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस। इसका सिंपल मतलब ये था कि अगर ईआईसी बंगाल के साथ कोई भी ट्रेड करती है तो वो कोई भी टैक्स नहीं देगा, तो उसको नवाब बंगाल को, ठीक है। द फरमान, जिसको दस्तक भी कहा जाता है, वाज मिसयूज बाय सर्वेंट ऑफ ईआईसी, उसका मिसयूज किया गया सर्वेंट के, जो ईआईसी के सर्वेंट थे उनके द्वारा, फॉर पर्सनल गेन, अपने पर्सनल मोटिव के लिए। एंड वाज सोल्ड टू अदर फॉरेन कंट्रीज, और उन्होंने क्या करा, उस फरमान को और भी कंट्रीज को बेच दिया। नवाब लॉस ऑफ मनी विद दिस एक्ट, इसकी वजह से नवाब को बहुत सारी मनी का लॉस हुआ। बंगाल, बंगाल में मुर्शिद कुली खान वाज द सूबेदार ऑफ औरंगजेब, मुर्शिद कुली खान औरंगजेब के सूबेदार थे। द मुगल रूल, ही परचेज नवाबी बाय पेइंग हैवी टू द मुगल, उसने क्या किया, नवाबी को खरीद लिया, हैवी हैवी पेइंग मतलब बहुत सारे पैसों से, मुगल, एंड बिकम नवाब ऑफ बंगाल, और क्या बन गया, बंगाल का नवाब बन गया। एंड ही स्टैब्लिश हिज कैपिटल एट मुर्शिदाबाद, उसने अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद स्टैब्लिश किया। ही वॉज एक्सपर्ट इन लैंड रेवेन्यू, वो लैंड रेवेन्यू में एक्सपर्ट था, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करने में।
एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक्कावी लोन टू पीजेंट। उसने क्या किया, तक्कावी लोन क्या किसानों को देना शुरू किया। सुजाउद्दीन मोहम्मद, उसके बाद आया सुजाउद्दीन मोहम्मद, ही पे हैवी टू द मुगल एंड एडिड द टेरिटरी ऑफ बिहार। उसने बहुत सारे पैसे दिए मुगल्स को, और क्या किया, अपनी जो टेरिटरी थी उसके अंदर बिहार एंड उड़ीसा को बंगाल के अंदर ऐड कर लिया टू बिकम जॉइंट है नवाब ऑफ दिस थ्री लोकेशन, और तीन लोकेशन का अकेला नवाब बना। फिर उसके बाद आया सरफराज खान, वाज अ नवाब हु डिड नॉट एनीथिंग सब्सटेंशियल, जिसने कि कुछ भी खास किया नहीं। ठीक है, फिर आया अलीवर्दी खान, उसके बाद आया अलीवर्दी खान। During the time of Alivardi Khan, relation between Nawab and company got tainted because misuse of फरमान। अलीवर्दी खान के टाइम पर रिलेशन जो था कंपनी के साथ वो टेंटेड हो गया था, किसकी वजह से, मिसयूज ऑफ फरमान की वजह से। द फरमान यूज बाय अदर फॉरेन कंपनीज, वो जो फरमान था वो अदर कंपनीज भी यूज कर रही थी, एज वेल एज द एम्प्लॉयज ऑफ ईआईसी, और एम्प्लॉयज जो थे ईआईसी के वो भी was using it for personal purpose, और इसका पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे। बट अलीवर्दी खान प्रिफर कंसोलिडेशन रेदर देन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, his grandson सिराजुद्दौला ascended the throne। अलीवर्दी खान 1756 में डेड हो गए थे, और जिसके बाद सिराजुद्दीन दौला सिराजुद्दौला सिंहासन पर बैठे। ही वॉज चैलेंज बाई अदर ग्रैंड मैन टू द थ्रोन, और उसके जो सिंहासन पर बैठकर बहुत सारे लोग उसके खिलाफ थे, वो लोग भी कह रहे थे कि हम लोग भी सिंहासन के हकदार हैं। विच इंक्लूडेड शौकत, जिसमें कि कौन लोग शामिल थे, शौकत जंग घसीटी बेगम, शौकत जंग नवाब ऑफ पर्निया बिहार। ठीक है, फैमिली ऑफ नवाब वाज फेसिंग एन इंटरनल कंट्रडिक्शन, जो नवाब की फैमिली थी वो इंटरनल कंट्रडिक्शन फेस कर रही थी। ड्यूरिंग दिस टाइम इंग्लिश कैप्चर फोर्ट विलियम, उस टाइम पर इंग्लिश ने क्या कैप्चर कर लिया, फोर्ट विलियम को कैप्चर किया। एंड फ्रेंच कैप्चर चंद्रनागर, और फ्रांस जो थे उन्होंने चंद्रनागर को नागौर को कैप्चर कर लिया। सिराज टोल्ड इट फोर्टिफिकेशन इज नॉट स्टॉप, इट विल लीड टू मिलिट्री एक्शन। अगर तो सिराज ने कहा कि अगर फोर्टिफिकेशन को नहीं रोका गया, तो अगर नहीं स्टॉप किया गया तो उस पर मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। इंग्लिश कंटिन्यू विद द फोर्टिफिकेशन, इंग्लिश ने उनकी बात नहीं मानी और फोर्टिफिकेशन को, किलाबंदी को जारी रखा। बट फ्रांस स्टॉप, लेकिन फ्रांस जो थे उन्होंने स्टॉप कर दिया था। सिराज डिड मिलिट्री एक्शन, और सिराज ने क्या किया, इंग्लिश के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लिया। एंड लार्ज नंबर ऑफ इंग्लिश मैन कैप्चर, और बहुत सारे इंग्लिश मैन को कैप्चर किया। ठीक है, इसके दो नतीजे निकले, एक को बोलते हैं ब्लैक और ट्रेजरी, जो कि इंग्लिश वर्जन में है। ब्लैक और ट्रेजरी क्या है, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ऑफिसर होवेल, जो ब्रिटिश ऑफिसर था होवेल, उसके अनुसार सिराजुद्दौला कैप्चर मैनी इंग्लिशमैन, सिराजुद्दौला ने बहुत सारे इंग्लिशमैन को कैप्चर किया था फोर्ट विलियम में। एंड looked them ill and unventilated room and many of died। उन्होंने ill और unventilated room में उसको उनको बंद कर दिया था, और बहुत सारे लोग उसमें डाइड भी हो गए थे। इट क्रिएटेड ए ह्यूज सिंपैथी फॉर ईआईसी, जिसने ईआईसी को बहुत बड़ी सिंपैथी क्रिएट की। देयर होम और उसके होम से, वी कैन डाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टोरी, लेकिन हम लोगों को इस स्टोरी की ऑथेंटिसिटी पे थोड़ा डाउट था, बिकॉज इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाई एनी अदर एविडेंट, क्योंकि इसका कोई भी एविडेंट नहीं था। हिंदी वर्जन क्या था, वन ऑफ द कंटेम्प्रेरी पोएट ऑफ बंगाल, जो एक कंटेम्प्रेरी पोएट थे बंगाल के, गुलाम हुसैन, गेव ए पोएटिक कंपिलेशन, उन्होंने पोएटिक कंपिलेशन दी कॉल्ड एज सिवारुत मुत्तरीन, जिसको कहा गया सिवारुत मुत्तरीन, ए पोएट्री कंपिलेशन विच डिस्क्राइब एवरीथिंग लीडिंग टू बैटल ऑफ प्लासी, बट इंसिडेंट ऑफ ब्लैक हॉट ट्रेजेडी वाज नॉट मेंशन। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आपको हमारी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। एसएससी, जीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी भी हम लोग कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट हो, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।